उनका स्वाभिमान देखिए। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। उनका राष्ट्र प्रेम। जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। उनकी करुणा। बाबुल तुम बगिया के तरवर मन रोया, गूंजी सहनाई नयन बहे चुनरी पहनाई, पहनाई चुनरी सुहाग की या डाली हथकड़ियां रे, उड़ जाए तो लौट न आए जो मोती की लड़ियां रे। ऐसे महान व्यक्तित्व के कवि थे वन मैन आर्मी गोपाल सिंह नेपाली। वैसे तो साहित्यकार और कलाकार किसी राज्य किसी देश का नहीं होता, ना उसे कोई सरहद बांध सकती है ना कोई सीमा रोक सकती है, पर बिहार की धरती को एक ऐसे महान साहित्यकार की जन्मभूमि बनने का गौरव हासिल है जिस पर हर बिहारी नाज करता है। नमस्कार, मैं हूं जूली। साहित्यकार बिहार में आज बात कविता जगत के वन मैन आर्मी गोपाल सिंह नेपाली की। उन्नीस 1911 का साल था। तारीख थी 11 अगस्त। भवानी मंडप के पीछे बेतिया राज के आउट हाउस के छोटे से कमरे में बेतिया राज के भूतपूर्व सैनिक रेल बहादुर की पत्नी सरस्वती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन जन्माष्टमी भी थी। रेल बहादुर खुशी से बोल पड़े, जन्माष्टमी के दिन हमारे घर साक्षात गोपाल जी पधारे हैं। उस नन्हे बालक का नाम गोपाल सिंह बहादुर रख दिया गया। गोपाल नाम तो उन्हें पिता ने दे दिया। बाद में गोपाल सिंह बहादुर ने अपने नाम के साथ गोपाल सिंह नेपाली जोड़ लिया। गोपाल सिंह नेपाली के पिता सैनिक थे। वे अपने पिता के साथ ही रहा करते थे, जिसकी वजह से उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अलग अलग सैनिक छावनियों में हुई। 1926 में नेपाली वापस बेतिया राज लौटे। उस समय बेतिया राज स्कूल में महावीर सिंह वीरम हिंदी पढ़ाया करते थे, जो कि स्कूल के प्रधान अध्यापक भी थे और साथ साथ एक कवि थे। उनका नेपाली के व्यक्तित्व पर काफी गहरा असर पड़ा। नेपाली भी उनकी तरह कविताएं लिखने लगे। देखते ही देखते नेपाली ने कविता पाठ और संग्रह में ऐसी पहचान बना ली कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। बड़े बड़े साहित्यकार उनकी कविताओं के मुरीद हो गए। एक बार तो प्रेमचंद ने उनकी कविता सुनकर उनसे पूछ लिया कि नेपाली, कविता पाठ क्या माँ के पेट से सीख के आए थे? 1932 में वे बाहर गए द्विवेदी अभिनंदन समारोह में भाग लेने, और वहां जाने के बाद उनका काव्य पाठ इतना सराहा गया, प्रेमचंद तो उछल गए और उन्होंने कहा कि कविताई क्या मां के पेट से सीख कर आए हो? सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं, कई साहित्यकार अक्सर नेपाली की कविताएं सुनकर खुशी से उछल पड़ते थे। एक बार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत नेपाली की कविता सुनकर कहने लगे कि जिस तरह नेपाली जी प्रकृति की व्याख्या अपनी कविताओं में करते हैं, उसके लिए प्रकृति का सुकुमार कवि का उपनाम उन्हें मिलना चाहिए था। पर्यावरण पर उन्होंने जो कविता लिखी, यह घास नहीं है पनप उठी, मेरे जीवन की मधुर आस, मेरे आंगन के हरी घास। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कहा भी कि अरे नेपाली जी, मेरी दृष्टि तो पीपल और बरगद पर जाकर अटक जाती थी, आप घास तक पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि मुझे नहीं, आपको कहा जाना चाहिए। 1932 तक नेपाली ने बेतिया राज हाई स्कूल से पढ़ाई की, पर उन्हें मैट्रिक की परीक्षा के लिए सेंट अप नहीं किया गया, जिसकी वजह से वे 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए। अब इसे सुखद संयोग की बात ही कह सकते हैं कि जो गोपाल सिंह नेपाली मैट्रिक की परीक्षा तक नहीं दे पाए, उनकी कविता मैट्रिक के कोर्स में पढ़ाई जाती है। सिलेबस और नेपाली से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि जो कविता नेपाली ने खुद चौथी कक्षा में पढ़ते हुए लिखी थी, उसे आज भी चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कि गोपाल सिंह नेपाली ने चौथी कक्षा में पढ़ते हुए जो कविता लिखी, पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, यह आज भी चौथी कक्षा में ही पढ़ाई जाती है। ये गोपाल सिंह नेपाली जी की विशेषता रही।
1933 में नेपाली लखनऊ चले गए और वहां की मासिक पत्रिका सुधा के संपादन विभाग से जुड़ गए। वहीं निराला जी के साथ रहने का मौका मिला। 1934 में वे निराला के साथ साप्ताहिक पत्रिका चित्रपट के संयुक्त संपादक होकर दिल्ली आ गए। 1934 में ही रतलाम चले गए और साप्ताहिक रतलाम टाइम्स का संपादन 1936 तक करते रहे। फिर पटना आ गए और वहां से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक योगी का 1937 से लेकर 1939 तक संपादन किया। तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। पटना में नौकरी करते हुए वे कविताएं भी लिखते थे, पर उनका हृदय अपनी जन्मभूमि यानी कि बेतिया के लिए तरसता रहता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जैसे ही उन्हें नेपाली की दशा के बारे में पता चला, उन्होंने बेतिया राज के मैनेजर को चिट्ठी लिख डाली। प्रकृति के कवि का मन पटना महानगर में नहीं लग रहा है। यहाँ उसका दम घुट रहा है। उसकी कल्पना की अभिलाषा का केंद्र है बेतिया। इसे बेतिया प्रेस में रख लें। और इस तरह नेपाली बेतिया राज प्रेस में व्यवस्थापक बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर उन्हें बेतिया में नौकरी तो मिल गई, पर पैसे की तंगी दूर नहीं हुई। नेपाली अपने पिता के साथ शीश महल की एक छोटी निचली कोठरी में रहते थे। 1934 के भूकंप के बाद नेपाली से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए साहित्यकार महंत धनराजपुरी बताते हैं कि उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद जब वो साक्षात नेपाली जी से मिले तो अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। वो अपने संस्मरण में लिखते हैं, एक क्षण के लिए मैंने कोठरी पर एक सरसरी निगाह डाली। अलगनी पर एक फटी कमीज और एक मैली धोती लटकी हुई थी और कोठरी में कुछ पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। बिछावन में एक फटा हुआ दरी का टुकड़ा था जिस पर शायद तकिए के काम के लिए कुछ पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। एक पीतल का गिलास भी कोने में पड़ा हुआ था। बस कोठरी में कुल इतने ही सामान थे। नेपाली का कविता पाठ सुनने के लिए दूर दूर से उन्हें आमंत्रण आता था। नेपाली को भी कविता पाठ करने में खूब आनंद आता था, पर वे बिना पैसे लिए कभी भी कविता पाठ नहीं करते थे। इसकी वजह उनका लालच या अभिमान नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी थी। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट में उन्होंने काव्य पाठ किया था। काव्य पाठ करने के बाद खुद उन्होंने कहा था, डॉक्टर श्यामनंदन किशोर उस समय हेड थे, उसे उन्होंने कहा कि भाई हम आ तो गए हैं आपके कहने पर, लेकिन जाने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट लोग थे एमए के, उन लोगों को कहा गया भाई ये कि महाकवि हैं, ये बेचारे महान कवि हैं और पैसा इनके पास नहीं है, कैसे क्या जाएंगे। तो सभी छात्रों ने अपनी यथाशक्ति पैसा को जमा किया। अच्छी खासी रकम हो गई और उसको लेकर के चले गए। तो गरीबी के कारण वो खुद कहते थे समुद्र में कि भाई हमको अर्थ भी चाहिए, बिना अर्थ के काव्य हम कैसे लिख सकेंगे। बेतिया राज प्रेस में नौकरी कर नेपाली किसी तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचे जा रहे थे। उसी समय होली के अवसर पर कुछ व्यंग रचनाएं निकली। एक कविता में व्यंग का निशाना विपिन बाबू पर था, जो बेतिया राज के तत्कालीन मैनेजर भी थे। कुछ लोगों ने इस व्यंग का लेखक नेपाली को कहा और विपिन बाबू से इसकी चुगली कर दी। इतना ही नहीं, उस व्यंग कविता की प्रतिलिपि नेपाली जी के टेबल के ड्रॉर से निकली। नेपाली पर कई आरोप लगे। 40 रुपए का अर्थदंड लगा। ये नेपाली को बेहद अखरा और नेपाली ने बेतिया राज प्रेस की नौकरी छोड़ दी। उसी समय नेपाली को मुंबई से कालिदास शताब्दी समारोह का आमंत्रण मिला। नेपाली अपना त्यागपत्र और प्रेस की कुंजी अपने सहायक को फेंककर बंबई चल दिए। कालिदास शताब्दी समारोह में गोपाल सिंह नेपाली ने ऐसा रंग जमाया कि सम्मेलन में मौजूद पीएल संतोषी, जो कि खुद भी फिल्मिस्तान के निर्माताओं में से एक होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ गीतकार भी थे, नेपाली के गीतों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने नेपाली जी से फिल्मिस्तान में आकर उनसे भेंट करने को कहा। नेपाली अगले ही दिन संतोषी से मिलने जा पहुंचे। संतोषी ने अपने मित्र और निर्माता एस मुखर्जी से उन्हें मिलवाया। इनके काव्य पाठ की भूरी भूरी प्रशंसा की और 4 साल के लिए 2000 रुपए प्रति माह पर अनुबंधित कर लिया। 1948 तक अनुबंध के अनुसार नेपाली ने सिर्फ फिल्मिस्तान के लिए ही गीत लिखे। नेपाली ने 12 साल तक लगातार फिल्मों के लिए करीब 300 गीत लिखे। नेपाली ने फिल्म जगत में तब कदम रखा जब 85% शायरों का बोलबाला था।
ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे नेपाली ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अपनी पहचान भी बनाई। फिल्मी दुनिया में अपने आने की स्थिति का खुलासा करते हुए उन्होंने खुद कहा है, लोग मेरे फिल्म संसार में आने की शिकायत करते हैं, पर मात्र 40-50 रुपयों पर समाचार पत्रों में काम करके मैं कब तक पड़ा रहता। अतः जब सम्मान पूर्वक वहां से ऑफर आया तो मैं ना नहीं कर सका। मैं जानता था कि सिने संसार निहायत गंदी जगह है, वह काजल की कोठरी है, उसकी कालिक से बचाव नहीं। पर तब भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, वहां मैंने हिंदी का ही काम किया। उस क्षेत्र में मुझसे पहले प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और उग्र भी गए थे और सब वहां से घबराकर भाग गए। लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध पुस्तक भागो नहीं दुनिया को बदलो को मूर्त रूप दिया। जहां उर्दू का दरिया बहता था, वहां मैंने हिंदी की गंगा बहाई। मेरे जाने के पूर्व वहां 85% उर्दू वाले थे। वे सब हिंदी को कोई भाषा नहीं मानते थे। आज फिल्मी दुनिया के उर्दू लेखक भी हिंदी लेखक कहलाने लगे हैं। मेरे गीतों में सीने गीतों की वही खानगी थी, वे काफी पसंद किए गए हैं। मैंने अपने गीतों में ठेठ हिंदी के शब्द दिए। मुंबई में नेपाली गीत लिखते रहे और बेतिया में नेपाली के सागर पोखरा पर स्थित पैतृक निवास को बेतिया के एक व्यापारी ने 1500 रुपए कर्ज के एवज में नीलाम कर दिया। नेपाली ने इसे लेकर अपने मित्र और बगहा के कवि पांडे आशुतोष को पत्र लिखा। खबर मिली है कि हमारा सागर पोखरा उज्जैन टोला बेतिया वाला मकान नीलाम करा रहे हैं। मतलब ये कि 1500 रुपये के लिए किसी की 10 से 12 हजार की संपत्ति हड़पी जा रही है। जरूरी खबर मिली है कि इसी 15 नवंबर के बाद नीलामी होगी। अस्तु, तुम अपने घर वालों से फौरन सलाह करके 1500 रुपये लेकर बेतिया चले आओ और राम को 1500 रुपये देकर कागज अपने नाम करा लो। एक आध सप्ताह में उधार रुपये लेकर और तुम्हें रुपये देकर वह कागज तुझसे ले लूंगा। इसमें तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरा मकान डाकुओं के हाथ से निकलकर तुम्हारे नाम रहेगा। मैं आकर अपने नाम करा लूंगा। अस्तु, किसी तरह की चिंता ना करके फौरन बेतिया जाकर उस मकान को बचाकर अपने कब्जे में लेकर मुझे खबर कर दो। मैं शीघ्र फिर वहां आकर ठीक कर लूंगा। जब तक रुपये ना मिले मकान पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। अस्तु, देर ना करो। मकान पिताजी के नाम है, जैसा चाहो लिखवा लेना। अभी जल्दी मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। इस पर तुम फौरन एक्शन लेते तो तुम्हारा आभार मानता। सुविधा हो तो तुम दिनेश यानी कवि दिनेश भ्रमण से भी मिल लो। तुम्हारा गोपाल सिंह नेपाली। पांडे आशुतोष तक नेपाली जी का पत्र पहुंचने में देर हो गई और उनका घर नहीं बच सका। उसकी नीलामी हो गई। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान गोपाल सिंह नेपाली ने हिमालय ने पुकारा कविता की रचना की, जिसने पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी फूंक दी। नेपाली जी को वन मैन आर्मी कहा जाने लगा। चीन उनकी इस रचना से बौखला गया। चीनी रेडियो पर नेपाली को गालियां दी जाने लगी, पर नेपाली ने उसे अपना अपमान मानने की जगह उन गालियों को पद्मश्री और पद्म भूषण की उपमा दे दी। पेकिंग रेडियो उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगा, क्योंकि ये भारतवर्ष की रक्षा के लिए बोल रहे थे, भारतीय होने के नाते। तो नेपाली जी का कथन है कि वो जो पेकिंग रेडियो को गाली दे रहा था वो वास्तव में पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि से भी श्रेष्ठ है। नेपाली की राष्ट्रहित में लिखी गई कविताएं इस कदर आक्रामक होती थी कि अपने शब्दों के वार से किसी के भी रगों में उबाल ला दें। कभी उनकी कलम उनके फौलादी सीने का परिचय देती थी, तो कभी वही कलम उनके कोमल हृदय का दर्पण भी बन जाती थी। नेपाली के काव्य में प्रेम अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। वह देश प्रेम भी है, वह व्यक्ति प्रेम भी है, वह दाम्पत्य प्रेम भी है। तो प्रेम के अनेक रूप हैं। अपने पहले काव्य संग्रह उमंग की एक कविता नौका विहार में उन्होंने लिखा है कि जीवन में क्षण क्षण कोलाहल, ज्यों सुख त्यों दुख, सुख दुख समान। आती संध्या जाता बिहान, जाती संध्या आता बिहान। इसलिए जगत में दो ही तो को शांति कभी देने वाले है, एक प्रकृति की मृदुल गोद, दूसरा प्रेम का मधुर गान। जो कवि देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए
और देश की आम जनता के लिए हमेशा कलम से अंगारे बरसाते रहे, वो कवि अंदर से कितने भावुक थे, इसका अंदाजा बेटी की विदाई के दौरान लिखी गई उनकी इन पंक्तियों से लगता है। बाबुल तुम बगिया के तरूवर, मन रोया गूंजी शहनाई, नयन बहे चुनरी पहनाई, पहनाई चुनरी सुहाग की या डाली हथकड़िया रे, उड़ जाए तो लौट न आए ज्यों मोती की लड़ियां रे। गोपाल सिंह नेपाली खुद कभी सक्रिय राजनीति में नहीं गए, पर आम जनता की आवाज वो लगातार अपनी कविताओं के जरिए नेताओं तक पहुंचाते रहे। मनुष्य मांगता यही, यही मनुष्य मानता कि हो समाज राज में मनुष्य की समानता। स्वतंत्रता हमें मिली कि देश में स्वराज हो, मनुष्य एक आज हो कि वर्ग एक आज हो, मनुष्य पर रहे कभी न व्यक्ति की प्रधानता। मनुष्य मानता यही, यही मनुष्य मांगता। तो नेता को वो जनता का सेवक समझते थे। राजनीति के प्रति उनकी यह खुली चुनौती भी थी और एक व्यापक दृष्टि भी थी। नेपाली जी के पत्रों को पढ़कर पता चलता है कि वे आस्तिक थे। उन्हें ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। कष्ट काल में ईश्वर भक्ति से अपार बल मिलता था। यही वजह है कि नेपाली जी अपने पत्रों में ईश्वर स्तुति जरूर करते थे। उनकी आस्था उनके लिखे गए भजन में भी साफ झलकती है। इसी आस्था के कारण उनका साहित्यिक झुकाव सूरदास और तुलसीदास की तरफ रहा। अगर कहें नेपाली जी के पसंदीदा साहित्यकार कौन थे, तो वो अपने जीवन में सूरदास, तुलसीदास, कबीर को बहुत मानते थे और समकालीन कवियों का सम्मान करते थे। सूरदास को वो इसलिए मानते थे कि एक अंधा व्यक्ति अपने आत्मचक्षु से कैसे देखता है कृष्ण को, और तुलसीदास की भक्ति उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। इसलिए उन्होंने एक गीत तुलसीदास के पैटर्न में लिखा भी, मुझे अपनी शरण में ले लो। नेपाली का लिखा भजन दर्शन दो घनश्याम आज तक घरों और मंदिरों में गाया जाता है, पर ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में इस गाने का क्रेडिट सूरदास को दे दिया गया। फिल्म प्रभाग में उस समय शर्मिला टैगोर जी अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने यह नहीं देखा कि सूर ब्रज में लिख रहे हैं, नेपाली हिंदी में लिख रहे हैं। फिर ये गाना बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुरी जी ने गाया हुआ है, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये इतना सुप्रसिद्ध गीत है। और फिर मैंने जैसे कहा कि सूर ब्रज भाषा में लिखते थे। इन दोनों का फ़र्क किए बिना इस गाने को डाला गया। अनिल कपूर यह प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा सूरदास बता रहा है, लेकिन मैंने डैनी बॉयल और बाकी लोगों पर क्लेम किया। मैंने और मेरे भाई ने केस किया, हम केस को जीते और स्लमडॉग मिलियनेयर में गोपाल सिंह नेपाली जी का नाम आया। नेपाली जी का व्यक्तित्व जितना गंभीर था, वे खुद उतने ही विनोदी स्वभाव के थे। अक्सर वे अपने चुटकुले अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। एक ऐसे ही किस्से का संस्मरण करते हुए नेपाली कहते हैं, एक जगह के कवि सम्मेलन में प्रेम रस की अपनी कविताओं का पाठ कर मैंने बहुत वाहवाही लूटी और इसी तरह मंच के पीछे सुस्ताने आ खड़ा हूँ। तभी एक खूबसूरत महिला मेरे पास तेजी से आकर खड़ी हो गई और तपाक से मुझसे पूछ बैठी, नेपाली जी आपकी उम्र कितनी होगी? मैं चकराया, फिर मैंने उत्तर दिया, यही 50 से थोड़ा ऊपर। उसने कहा, जिस आदमी की उम्र 40 से ऊपर हो जाए उसे इस तरह की प्रेम कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। पास खड़े लोग मेरा मुंह ताकने लगे। वे विजयी भाव से गर्वोन्नत हो मुस्कुराने लगी। मैंने तुरंत ही उनसे पूछा, माफ कीजिएगा मैडम, आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा, यही कोई 35 वर्ष। मैंने घूरते ही कहा, मैडम, जिस औरत की उम्र 30 से ऊपर हो जाए उसे इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। फिर तो ठहाकों के बीच वो ऐसी झेंपी कि भाग ही खड़ी। 17 अप्रैल 1963 को नेपाली एक चारी गांव में एकल कविता पाठ कर भागलपुर लौट रहे थे। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर साहित्य प्रेमी उनके स्वागत में खड़े थे। ट्रेन रुकी तो नेपाली नहीं, नेपाली का शव लोगों को मिला। 52 साल की उम्र में नेपाली का निधन हो गया। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार की ओजस्वी वाणी सदा के लिए मौन हो गई।
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने उन्हें शहीद का सा सम्मान देने का आदेश दिया। नेपाली परिवार को उनके मृत्यु की सूचना दे दी गई, पर नेपाली का परिवार भागलपुर नहीं आ सका। लंबे इंतजार के बाद 18 अप्रैल को नेपाली की अंतिम यात्रा निकली। विशाल जनसमूह बरारी घाट तक पहुंचा। दामोदर शास्त्री, आनंद शास्त्री, रमेश चंद्र मिश्र अंगार, शारदा प्रसाद सैदपुरी, रॉबिन शॉ पुष्प ने गोपाल सिंह नेपाली को मुखाग्नि दी। ये भी इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। गोपाल सिंह नेपाली 60 साल पहले दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनकी लिखी कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे 60 साल पहले थीं। आज पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। नेपाली की कविताएं हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, देहरादून के ये मधुर बेर जंगल में मिलते ढेर ढेर, लघु सरिता का यह बहता जल कितना शीतल कितना कोमल। तो ये थी गोपाल सिंह नेपाली के जीवन से जुड़ी 20 कहानियां। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और साहित्यकार की कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।